नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखेगा हमारी जो ये लूसेंट जी के सीरीज चल रही है। ठीक है, लूसेंट जी के सीरीज का आज का हमारा टॉपिक होगा इतिहास से, वो होगा महाजनपद काल। ठीक है, जिसके आज हम जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, इस चैप्टर के अंदर 50 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन इसमें वो महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाले हैं और पूरे चैप्टर का निचोड़ इस वीडियो को हमने बनाया है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप भी किसी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है आपको उनको एक बार जरूर करना चाहिए। इस चैप्टर से आपके सभी के सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चलो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए आपको देखना है सूची 1 और सूची 2। ठीक है, इनका मिलान करना है। सूची 1 है महाजनपद से संबंधित और सूची 2 है राजधानी से संबंधित। आपको बताना है कि कौन से महाजनपद की राजधानी क्या थी। दोस्तों, इस प्रश्न का देखिए क्या होगा। पहला है हमारा गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी दोस्तों? गांधार की थी तक्षशिला। ठीक है, सुसेन की थी मथुरा। वत्स की राजधानी क्या थी दोस्तों? कौशाम्बी। और कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि महाजनपद से राजधानियों को मिलाने के लिए क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हर्यक वंश जो था, ठीक है, उसके किस शासक को कुणिक कहा जाता था? दोस्तों, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु को ही कुणिक कहा जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? आपको बताना है अजातशत्रु ने, उदयन ने, अशोक ने या घनानंद ने। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उदयन ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उदयन ने ही गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ठीक है, और उसको काकवण के नाम से भी जाना जाता था। शिशुनाग को, कालाशोक को, नंदीवर्धन को, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कालाशोक को। ठीक है, कालाशोक शिशुनाग वंश का वह शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी और उसको काकवण के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, या तक्षशिला में? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेबीलोन में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर जो था, ठीक है, उसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? रावी नदी के, झेलम के, सतलज के, या चेनाब के? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झेलम के। ठीक है, सिकंदर महान और जो पोरस था उसकी सेनाओं ने झेलम नदी के किनारे पर ही अपना पड़ाव डाला था आमने सामने। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रकार का मृद भांड यानी कि पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण यानी कि शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का सीधा उत्तर होगा, ठीक है, कि किस प्रकार की मर्दभांड जो थे जिनको भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रतीक माना गया है के प्रारंभ का? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तरी काल के पॉलिशकृत बर्तन। ठीक है, उत्तरी काल के पॉलिशकृत जो बर्तन थे उन्हीं को ही द्वितीय नगरीकरण यानी कि शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? दोस्तों, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को कहा गया है, दोस्तों इस आपको बताना ग्रामक, भोजक, ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, या ग्रामपति? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भोजक या ग्राम भोजक। ठीक है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम को बताना है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज, या धान्य कटक? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अवंतिका। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा,
नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों नंद वंश का संस्थापक आपको बताना है। ए महापद्म नंद, बी कालाशोक, सी घनानंद या डी नागार्जुन। दोस्तों नंद वंश जो था उसका संस्थापक कौन था? उसका संस्थापक था महापद्म नंद। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीक यानी यूनानी लेखकों के द्वारा किसको अग्रमीज या जेंद्रमीज कहा गया है? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्म नंद या धनानंद। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घनानंद। ठीक है, घनानंद को ही ग्रीक या यूनानी लेखकों के द्वारा अग्रमीज या जेंद्रमीज कहा गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? दोस्तों प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? वो बता रहे हैं ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ईरानियों के द्वारा। ठीक है, ईरानियों के द्वारा ही पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? दोस्तों प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण जो किया गया था वो किया गया था, आपको बताना है ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा या कुषाणों के द्वारा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यूनानियों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ईरान के जो हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी कि छत्रपति बनाया था? साइरस ने, डेरिवस या दारायबाहु फर्स्ट ने, जेरिसिस शियार्श ने, डेरियस दारेबाहु तृतीय ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डेरियस दारेबाहु प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाइडेस्पस या वितस्सा, ठीक है, जिसको आदि नाम झेलम है, का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? ठीक है, आपको शासक बताने कौन कौन से हुए थे। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो हाइडेस्पस, ठीक है, हाइडेस्पस यानी कि वितस्सा का जो युद्ध था वो 326 बीसी में हुआ था सिकंदर और पोरस के मध्य। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये युद्ध इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था आपको बताना है। 326 ईसा पूर्व में, 326 ईस्वी में, 323 ईसा पूर्व में या 323 ईस्वी में। दोस्तों सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो किया था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था दोस्तों वो किया था 326 ईसा पूर्व में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 में शासक है और सूची 2 में वंश दिए गए हैं, आपको बताना है कि मिलान करना है। ठीक है, कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है। देखिए बिंबिसार, कालाशोक, महापद्म नंद और बिंदुसार। ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है। देखिए बिंबिसार जो था दोस्तों वो था हर्यक वंश से संबंधित। ठीक है, और कालाशोक जो था, कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। और महापद्म नंद आपको पता ही है नंद वंश से संबंधित था। और बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित था। दोस्तों ये जो शासक थे, ठीक है, आपको याद रखना है बिंदुसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्म नंद नंद वंश और बिंदुसार मौर्य वंश। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र। ठीक है ना, पहले ये जो महाजनपद थे उनको अब आधुनिक नाम उनका क्या है, आधुनिक क्षेत्र क्या हो गया उनका। अब मगध को आज क्या कहा जाता है, कौन कौन से क्षेत्र उसमें शामिल थे मगध में, वत्स में कौन से थे, कौशल में या अवंती में। ठीक है, देखिए मगध जो था, मगध यानी कि पटना व गया के जिले। ठीक है, और वत्स जो था वो आज का इलाहाबाद में पड़ता था। ठीक है, कौशल हमारा अवध हो गया और अवंती हमारा मालवा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मगध जो था पटना व गया जिला, वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध और अवंती मालवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी आपको बतानी है पाटलिपुत्र थी, गिरिव्रज
यानी कि राजगृह थी, वैशाली या चंपा थी। दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो थी ग्रीव्रज या राजगृह। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके आने की संभावना बनी रहती है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? दोस्तों पाटलिपुत्र जो थी, ठीक है, पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में सबसे पहले किस शासक ने चयन किया था? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क के द्वारा? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उदयन के द्वारा। ठीक है, उदयन ही वो सर्वप्रथम शासक था जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 महाजनपद जो थे, ठीक है, 16 महाजनपदों की जो सूची है दोस्तों वो अंगुत्तर निकाय में हमें उपलब्ध होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। आज का अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? दोस्तों मगध का कौन सा राजा था जो सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घनानंद। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों घनानंद जो था वो नंद वंश का शासक था। किसका था? ये था नंद वंश का शासक था, जो कि सिकंदर महान था उसका समकालीन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? दोस्तों आपको सदी बतानी है, किस सदी में प्रथम मगध साम्राज्य जो था उसका उत्कर्ष हुआ था? चौथी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व या पहली सदी ईसा पूर्व? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छठी सदी ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। कौन कौन से कारण थे दोस्तों आपको बताना है। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, या वह एक अच्छा प्रशासक था। आपको ये बताना है दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा, देखिए, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। ठीक है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी ठीक है, और वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी ठीक है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। ये चारों के चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये सिकंदर जो था उसकी सफलता के ये सारे कारण थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में राजा दिए गए हैं और वो उनके राज्य दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा किस राजा के कौन सा राज्य क्षेत्र पड़ता था। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा प्रदोत जो था। ठीक है, जो प्रदोत था, प्रदोत का शासनकाल कहाँ था दोस्तों? ये था अवंती में। ठीक है, प्रदोत का अवंती में था। उदयन का कहाँ था? वत्स में। ठीक है, प्रसेनजीत का कहाँ था दोस्तों? प्रसेनजीत का था कौशल में, और अजातशत्रु का था मगध में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, ये आपका ऑप्शन बनेगा सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश ने एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कहाँ पे? अंग में, ठीक है, वंग में, कलिंग में या मगध में? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा कलिंग में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी वो कहाँ खोदी? कलिंग में खोदी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन था? दोस्तों पहला ईरानी शासक कौन सा था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? साइरस था, कोलंबिस था, डेरियस था, डेरियस शार था। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डेरियस। ठीक है, डेरियस पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? दोस्तों मगध का जो राजा था अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ
युद्ध रहा था। दोस्तों इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है। देखिए, वैशाली वज्जी संघ या वैशाली पांचाल दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वज्जी संघ। ठीक है, मगध के राजा अजातशत्रु जो था उसका सदैव वज्जी संघ यानी कि वैशाली के साथ में युद्ध रहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल यानी कि एक रथ मुसल जो था एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार था जुड़ा था जिसे महाशिल्का कटक यानी कि पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था। ठीक है, यानी कि रथ मुसल का किसने प्रयोग किया था दोस्तों, आपको बताना। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक या उदयन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अजातशत्रु। सॉरी, अजातशत्रु, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रथ मूसल जो था, ठीक है, रथ मूसल का जो उपयोग किया था वो किसने किया था, अजातशत्रु ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। दोस्तों नंद वंश जो था उसका अंतिम सम्राट आपको बताना है, उसका अंतिम सम्राट था धनानंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम सम्राट जो था दोस्तों वो धनानंद था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। धनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त जो मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यानी कि घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम सम्राट था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सिक्को यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था। दोस्तों भारत में सिक्को यानी कि मुद्रा का जो प्रचलन कब हुआ था वो बताना है। अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में ही भारत में सिक्को यानी मुद्रा का प्रचलन हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न राजाओं पर आपको विचार करना है। देखिए आपको बताना है अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत पे आपको विचार करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, बुद्ध के समकालीन आपको बताना है कौन कौन इनमें से थे। दोस्तों देखिए बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे इसमें से, एक तो अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन था। ठीक है, और प्रसेनजीत जो था वो बुद्ध के समकालीन था, बिंदुसार समकालीन नहीं था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3। 1 और 3 हमारा सी बनता है। ठीक है दोस्तों, अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान जो बड़े राज्य का उदय हुआ था उनका मुख्य कारण क्या था दोस्तों, उनका मुख्य कारण हुआ करता था या मुख्य कारण जो था वो था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ठीक है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े जो राज्यों का उदय हुआ था उसका मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मगध सम्राट जो बिंबिसार ने, ठीक है, अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। कौशल, अंग, अवंती या वैशाली। दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, जो बिंबिसार था उसने अपने राजवेद जीवक को कहाँ पे भेजा था दोस्तों, उसने भेजा था अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। दोस्तों कौन सा शासक था जिसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। दोस्तों वो था शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग ने ही अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। दोस्तों अंग जो, ठीक है, अंग विलय किसने किया था अपने राज्य में, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या शिशुनाग ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, जिसने मतलब इसका उत्तर होगा बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार ने अंग का विलय कर लिया था अपने राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। देखिए शिशुनाग जो था, ठीक है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था, आपको बताना है दोस्तों। उसने मगध साम्राज्य में शिशुनाग ने किस राज्य का किस साम्राज्य मगध साम्राज्य में नहीं किया था।
किस राज्य का विलय? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा काशी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। काशी का विलय शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में नहीं किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? देखिए, काशी और लिच्छवी, ठीक है, इसका विलय किया था मगध साम्राज्य में। आपको बताना किसने किया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या शिशुनाग ने? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अजातशत्रु ने। ठीक है, अजातशत्रु ने ही काशी और लिच्छवी का, ठीक है, मगध साम्राज्य में विलय कर लिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये बताना है आपको। दोस्तों मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन जो इसमें दिया गया है सही नहीं है? तो अब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसका आप पढ़ के देख सकते हैं जो भी इसमें दिए गए हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का या कण्व वंश का? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर जो जिस वंश का शासक था वो था नंद वंश का। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया था। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार था, कंबोज, काशी या मगध? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मगध। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाते हैं? ठीक है, ख्रोष्ट लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की चित्र प्रणाली का प्रचार, घंटाकार की गुंबज की कला का प्रचार, या और पांचवा है हमारा स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। दोस्तों जितने भी जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? दोस्तों कौन सा एक था जो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, आपको बताना है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ठीक है, ये प्रभाव नहीं था उसका। सिकंदर ने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन सही है इसके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो थी वो नहीं थी? ठीक है, किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल, वैशाली के लिच्छवी या मगध? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मगध। ठीक है, मगध जो राज्य था उसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सेनिया यानी कि नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? किसको कहा जाता था सेनिया? ठीक है, किसको कहा जाता था दोस्तों सेनिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सेनिया जो कहा जाता था वो कहा जाता था बिंबिसार को। किसे कहा जाता था? बिंबिसार को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? दोस्तों उग्रसेन जो कहा जाता था वो किसे कहा जाता था? महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग या बिंबिसार? आपको बताना है इनमें से कौन था वो जिसको उग्रसेन कहा जाता है। यानी कि उग्रसेन का मतलब था भयानक सेना का स्वामी, जिसके पास बहुत ही विशाल सेना थी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद को भी उग्रसेन कहा जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, डेरियस यानी कि दारेबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी कि प्रांत बनाया। ठीक है, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? आपको बताना है 600 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 260 टैलेंट या 270 टैलेंट? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा 360 टैलेंट। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था?
दोस्तों कौन सा जो इतिहासकार था वो सिकंदर के साथ नहीं आया था? निरियाकस, एनासिक्रिटस, एरिस्टोबुलस या हेरोडोटस? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस जो था वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन, सेठ, जेठक या ग्राम भोजक? तो क्या कहा जाता था उनको? उनको कहा जाता था श्रेष्ठीन। ठीक है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गृहपति का क्या अर्थ है? दोस्तों गृहपति का क्या अर्थ होता है? धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, गृहपति का जो अर्थ होता है वो होता है धनी किसान। ठीक है, गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा सूचियों से संबंधित। सूची 1 और सूची 2 इसमें दी गई है। ठीक है, आपको बताना है इनको इनको मतलब आपको मैच करना है। ठीक है, देखिए अष्टकुलक कौन होता था दोस्तों? अष्टकुलक क्या था? अष्टकुलक था एक परामर्शदायी संस्था। ठीक है, महामात्र क्या होता था? उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक होते थे किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। और शौल्किक या शुल्लाध्यक्ष होता था शिल्पियों व व्यापार से चुंगी या शुल्क या चुंगी वसूल करने वाला। ये हो गया मिला हुआ है, चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? आपको बताना है कौन सा मगध का प्रारंभिक शासक था जिसने अपने पिता की हत्या की। ठीक है, उसके बाद फिर उसके पुत्र ने ही उसकी हत्या कर दी थी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये उदयन है। ठीक है, उदयन या नागदक्षक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु जो था उसी ने अपने पिता की हत्या की थी और अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का पहला जो गणतंत्र था वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश या लिच्छवी वंश? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा लिच्छवी वंश। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिच्छवी वंश के द्वारा ही पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ये भी हमारा सूची संबंधित है। आपको बताना है महाजनपद और उसकी राजधानी। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए कुरु जो था, ठीक है, कुरु जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, क्या थी? इंद्रप्रस्थ। और पांचाल की क्या थी? अहिछत्र। ठीक है, पांचाल की जो थी अहिछत्र थी। उसके अलावा जो सी हमारा कौशल की राजधानी क्या थी दोस्तों? साकेत थी। और वत्स की हमारी कौशाम्बी थी। ठीक है, ये हमारे महाजनपद थे और ये इनकी राजधानियां थी। ये आपको याद रखना है। देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? इसका आंसर हमारा बनेगा बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? दोस्तों 16 महाजनपद जो थे, ठीक है, 16 महाजनपद जो थे उनका जो उल्लेख करता है बौद्ध ग्रंथ वो कौन सा है? अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या दीघ निकाय? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय वह बौद्ध ग्रंथ था जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था दोस्तों? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रोहिलखंड में? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजस्थान में। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जो महाजनपद था दोस्तों वो राजस्थान में स्थित था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक था। हम आज के हमने 56 क्वेश्चन देखे, 50 से ज़्यादा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, हमारे चैनल एग्जाम बैच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें। ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इसके अलावा आप हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो था महाजनपद काल से संबंधित, जिसमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चन देंगे। दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, है ना, उसमें नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।